हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बुक चल रही है आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हमारी ये लास्ट यूनिट हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जो है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। लास्ट टर्न पर हमने इसमें कुछ सेल्स के बारे में बात की थी, और अब सेल्स से आगे बढ़कर हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है, चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ देयर इंक्रीजिंग ई नॉट रेड। ये क्या है, ये है आपका रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिड्यूसिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये आपका। एंड द सीरीज ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग एलिमेंट इन सच ऑर्डर इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बताऊं, अगर रिड्यूस्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीज ऑर्डर में कुछ एलिमेंट को अरेंज किया जाता है, तब आपकी जो सीरीज़ बनकर आती है वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कही जाती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट आर मेजर्ड बाय यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इन दिस सीरीज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो आप एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की वैल्यू हेल्प से फाइंड कर सकते हो, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपका यहाँ पे हाइड्रोजन वर्क करेगा, हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। and the potential of other element have been measured by connecting them with hydrogen electrode। और बाकी के जो एलिमेंट की जो वैल्यू होगी, पोटेंशियल वैल्यू होगी, वो उससे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके आसानी से फाइंड कर सकेंगे। ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद चलेंगे हम हमारी एप्लीकेशन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। तो मैं एप्लीकेशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको सीरीज़ दिखाना चाहूँगी। ये है आपकी वो सीरीज़ जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कही जाती है। ये है आपकी, देखिए कितने सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आप इसको जूम भी कर सकते हैं, तो जूम करके जिसको स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये हो गए यहाँ से आपके बाकी के स्क्रीनशॉट। ये सारे एलिमेंट्स नोट कर लीजिए। अब देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, देखो यहाँ पर लिखे गए हैं आपके एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स। अब देखो ये जो आपके ये लिखे हुए हैं ना, ये ब्लू पेन से ये क्या लिखे हुए हैं, ये आपका इसको याद करने का तरीका है। यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, एक थ्योरी की तरह याद कर सकते हो, या रट भी सकते हो इसको, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। और यहाँ पर है आपके, ये वैल्यू है आपकी ई नॉट रेड, यानी कि रिड्यूस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की यहाँ पर आपकी वैल्यू है, जो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज होती है या इंक्रीज हो रही है, बताओ क्या हो रही है, ये आप बताओगे। माइनस में वैल्यू डिक्रीज होती हैं या इंक्रीज होती हैं बेटा, नीचे चलने पर इनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, इनमें एप्लीकेशन देखेंगे। अब देखो इस चीज़ को लेकर, किस चीज़ को लेकर, इस पॉइंट को लेकर, ये वाली जो आपकी वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को लेकर हम क्या करेंगे, कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन वैल्यूज़ के साथ फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस एलिमेंट के लिए कौन से फैक्टर कैसे वर्क करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को मेन मानकर वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें आपकी बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी के बारे में, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिएक्टिविटी किस तरीके से डिपेंड करती है एलिमेंट्स के ऊपर। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, या ईसीएस से शॉर्ट में इसको लिख सकते हो, रिएक्टिविटी जो होगी ऊपर की तरफ चलने पर, यानी कि इस तरफ चलने पर आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा पोटेंशियल आपका इस सीरीज़ में डिक्रीज हो रहा है। मैंने आपको अभी जो सीरीज़ दिखाई है, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, और फिर आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको नोट कीजिए या फिर सामने रख लीजिए, फिर उसमें आप सीरीज़ देखते चलिए और इन पॉइंट्स के बारे में सुनते चलिए। तो रिएक्टिविटी की बात हो रही है, तो जब सीरीज़ में क्या होगा, रिएक्टिविटी कब इंक्रीज होगी, ऊपर की तरफ चलने पर, नीचे से ऊपर की तरफ चलने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर पोटेंशियल घट रहा है। पोटेंशियल घट रहा है तो
जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है वो आसानी से हो सकेगा। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र आसानी से हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, वो आयोनाइज भी इजीली हो जाएगा और रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट भी कर पाएगा। तो रिएक्टिविटी कैसी होती है, नीचे से ऊपर की तरफ चलने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है, सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन Fe। अपनी सीरीज़ उठाओ जो आपने लिखी होगी, उसमें आप देखो Fe कहाँ है और आपका Na कहाँ है, फिर आपको एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एप्लीकेशन का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात की गई है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कैसे फाइंड करोगे बताओ बेटा। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है ना, वो ऊपर की तरफ चलने पर इंक्रीज़ होता है, यानी कि इस तरफ चलने पर इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इसके लिए जो ई नोट रेड की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है ऊपर की तरफ चलने पर। रीज़न वही रहने वाला है सेम। क्या है रीज़न सेम, ये है आपका रीज़न क्या है, और ये है आपका रिड्यूस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपका ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टॉप पोजीशन पर एलिमेंट क्या होंगे, आसानी से रिड्यूस नहीं हो सकते। जब रिड्यूस नहीं हो सकते तो वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बना रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, Zn जो कि ज़्यादा पॉजिटिव होता है किससे, कॉपर से, ठीक है। यहाँ पर आपका ये क्या है, ये आपका रिलेशन दे दिया है, ये कह सकते हो फॉर्मूला यहाँ से आपका ये दे दिया। इसको क्या कर सकते हो आप, नोट कर सकते हो। ये एक दूसरे के कैसे हैं, इन्वर्सली डिपेंड कर रहे हैं। इसकी वैल्यू ज़्यादा तो इसकी वैल्यू कम, और इसकी वैल्यू कम तो इसकी वैल्यू ज़्यादा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर समझते हो क्या होता है, अरे बिल्कुल समझते हो, सारी केमिस्ट्री पढ़ाए अब तो। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है उसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट की, वो ऊपर की तरफ चलने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि इसके लिए ई रेड की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। देखो ई रेड नहीं है ये, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बोल रही हूँ। क्या है ये है आपका रिड्यूस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपका ये, ठीक है। इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ चलने पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो टॉप पोजीशन पर एलिमेंट होंगे वो क्या हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो सकते हैं। जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो सकते हैं तो वो किसकी तरह वर्क करेंगे, गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। यही रीज़न है कि जो आपका लिथियम होता है पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप यहाँ से क्या कीजिए, थर्ड पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमारी सीरीज़ ये क्या कहती है, बहुत ही आसान सी चीज़ कहती है बेटा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपकी नीचे की तरफ चलने पर बढ़ती है। नीचे की तरफ चलने पर क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बेटा इसमें आपकी जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है नीचे की तरफ चलने पर, जिससे आपका क्या होगा, जिससे आपका ये होगा कि आपके एलिमेंट जो होंगे आसानी से रिड्यूस हो सकेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बन रहे हैं। तो यानी कि F जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी सीरीज़ का। ये आप जानते भी हो कि F सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर होगा, किसके साथ, ई नॉट रेड के साथ। क्या होगा बेटा, ये डायरेक्टली डिपेंड करेंगे एक दूसरे पर। अगर ई रेड की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती चली जाएगी, सेम ही ऑर्डर में, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखिए इसमें। नेक्स्ट ये आपकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दी हुई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होती है एलिमेंट की, वो आपकी नीचे की तरफ चलने पर क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। डाउनवर्ड चलोगे तो इंक्रीज़ होगे, क्योंकि उसके लिए आपके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है। जब इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि लोअर एलिमेंट जो हैं आसानी से रिड्यूस हो रहे हैं। जब वो आसानी से रिड्यूस हो रहे हैं इसके मतलब वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही रीज़न है आपका कि जो F होता है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होंगे, एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करेंगे। अगर ई रेड की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी आपकी, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फिफ्थ प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट है आपकी सिक्स प्रॉपर्टी, ये दी हुई है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल और हाइड्रोजन। ये है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये क्या है, ये एप्लीकेशंस हैं। देखो
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में एलिमेंट जो टॉप पोजीशन पर होंगे वो लोअर पोजीशन वाले एलिमेंट को आसानी से डिस्प्लेस कर देंगे। कहाँ से डिस्प्लेस करेंगे? उसी के सॉल्यूशन में से। ये तो क्या करेंगे, देखो दोबारा बता रही हूँ, जो टॉप पोजीशन पर एलिमेंट्स होंगे वो लोअर पोजीशन वाले एलिमेंट्स को उसी के सॉल्यूशन में से हटा देंगे। क्या कर देंगे? हटा देंगे। क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, एलिमेंट्स टॉप पोजीशन वाले, उनका लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। LAW नहीं है ये, LOW लो होगा, ठीक है। इनका क्या होगा? लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, हाई रिएक्टिविटी होगी। पर जो लोअर एलिमेंट होते हैं उनका, वे क्या कर सकते हैं, वे नीचे वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी और नीचे वाले एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। ये है रीज़न कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल। हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले नीचे को डिस्प्लेस कर सकते हैं, पर नीचे वाले ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ इसमें। देखिए ये रहा इसमें आपका एग्जांपल। ये यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन क्या कह रही है, जिंक Zn जो होता है हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस कर देता है। और किस में से डिस्प्लेस करेगा, किसको डिस्प्लेस करेगा? देखो, जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एंड कॉपर फ्रॉम CuSO4। Zn जो है हाइड्रोजन को एसिड में से और CuSO4 के सॉल्यूशन में से आसानी से अलग कर सकता है। जैसे Zn में HCl मिलाओगे क्या बनेगा, ZnCl2, H2 क्या हो जाएगा, अलग हो गया, यानी कि H की जगह पर क्या आ गया, Zn आ गया, डिस्प्लेस हो गया। और यहाँ से किस में से, कॉपर के सॉल्यूशन में से भी अलग कर सकता है। कैसे करेगा, कॉपर को कैसे अलग करेगा उसी के सॉल्यूशन में से, Zn जब इसके साथ रिएक्ट करेगा ZnSO4 बना लेगा, Cu की जगह Zn आ गया। पर ये तो हो गए हायर एलिमेंट, किसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, लोअर वालों को डिस्प्लेस कर रहे हैं। बट Ag कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एंड कॉपर फ्रॉम CuSO4। पर जो लोअर एलिमेंट वाले होते हैं वो ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। क्या AgHCl के साथ रिएक्ट कर सकता है? नहीं। क्या AgCuSO4 के साथ रिएक्ट कर सकता है? नहीं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। स्टेबिलिटी मेटल ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ से हम। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल जो टॉप पोजीशन पर होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो स्टेबल कैसे होते हैं, स्टेबल ऑक्साइड्स बनाते हैं वो, जबकि जो आपके लोअर एलिमेंट्स होते हैं वो अनस्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने की एक रीज़न है, क्योंकि जो स्टेबिलिटी होती है ना मेटल ऑक्साइड की, वो आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर डिपेंड करती है कि आपका मेटल कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो आपका ऊपर की तरफ चलने पर इंक्रीज होता है, जानते हो ना। तो ऊपर की तरफ चलने पर क्या होता है, इंक्रीज। तो यही रीजन है कि ऊपर वाले एलिमेंट्स जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, यही रीज़न है। अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो, जो Mg के ऑक्साइड हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं और Hg के ऑक्साइड जो हैं वो लेस स्टेबल हैं, ठीक है, या अनस्टेबल आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट करते हैं फिर। ये तो हो गई यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन हो गई है ख़त्म। अब यहाँ पर आगे है ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज H2O2 ओवर पोटेंशियल यहाँ पर दी हुई है। तो ये ओवर पोटेंशियल जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ना, ये तो आपकी हो गई ख़त्म। यहाँ पर ये वाला टॉपिक तो हो गया ख़त्म। यहाँ पर इसी में आगे दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया है जो है ओवर पोटेंशियल। है इसी से रिलेटेड, अलग कुछ नहीं है, इसी चीज़ से रिलेटेड है ये। मतलब जो एक चीज़ पढ़ ली ना उसको हर जगह यूज़ करना है हमने। तो यहाँ पे जो ये किस लिए यूज़ किया गया है, गैसेस के लिए यूज़ किया गया है। सामान्यतः जनरली अ गैस विल डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड एट पर्टिकुलर पोटेंशियल विच इज़ नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गैस। ये आप जानते हो, क्या जानते हो आप तो इस बारे में जानते हो, क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते आप। देखो बिल्कुल सब पता है। देखो जो गैस होती है एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर किसी भी इलेक्ट्रोड से डिस्चार्ज हो सकती है, और जिस पोटेंशियल पर ये डिस्चार्ज होंगी वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहा जाता है गैस का, ठीक है। एग्जाम्पल बता रही हूँ, एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। हाइड्रोजन गैस विल डिस्चार्ज एट 0 पोटेंशियल एट इलेक्ट्रोड ऑफ प्लेटिनम।
ये आप जानते हो कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो जीरो पोटेंशियल पर डिस्चार्ज हो जाती है, कि प्लेटिनम की प्लेट से, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड से जीरो पोटेंशियल पर क्या हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकती है। बट इट इज़ नॉट प्रूव्ड इन ऑल केसेस, पर ये सभी केसेस में प्रूव नहीं हुआ है कि हाइड्रोजन जीरो पोटेंशियल पर डिस्चार्ज हो गई है। इन सर्टेन मेटल, कुछ मेटल्स में क्या होता है, गैस विल डिस्चार्ज एट स्लाइटली हायर पोटेंशियल। कुछ केसेस में क्या होता है कि गैसेज मेटल से हाई पोटेंशियल पर डिस्चार्ज होती है, और ये हाई पोटेंशियल हम यूज़ करते हैं ना, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ओवर पोटेंशियल या फिर ओवर वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या हो गई, यहाँ से ये इसकी एग्जाम्पल के अंदर इसकी डेफिनेशन भी हो गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आगे एक और चीज़ दिखाऊंगी फिर मैं। ये आ गई ये चीज़। अब ये चीज़ क्या है बेटा, वही है, इसमें आगे क्या है, हाइड्रोजन विल डिस्चार्ज एट जिंक इलेक्ट्रोड एट दिस वोल्टेज एंड एट मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड इट विल डिस्चार्ज एट दिस वोल्टेज। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ये जो एग्जैक्ट मीनिंग है ना एग्जाम्पल का वो ये दिया हुआ है कि हाइड्रोजन जो है बेटा जिंक इलेक्ट्रोड से 0.78 वोल्ट पर डिस्चार्ज हो जाएगी, लेकिन मर्क्यूरी के इलेक्ट्रोड से ये 0.70 वोल्ट पर डिस्चार्ज होती है। इसका मतलब ये है जो आपकी ओवर पोटेंशियल होगी ना वो डिफरेंस के इक्वल होगी। किसके डिफरेंस के इक्वल होगी, जो आपकी ऑब्जर्व पोटेंशियल है और स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, इनके डिफरेंस के इक्वल आ जाएगी आपकी ओवर पोटेंशियल। अब ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं बेटा, ओवर पोटेंशियल ही तो निकालनी है। ओवर पोटेंशियल निकालने के लिए हमने आपको बता दिया रीज़न। क्या रीज़न है, जो आपने सबसे पहले पोटेंशियल ऑब्जर्व किया है वो लेना है, और उसमें से फिर बाद में जो आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपने निकाला है वो आपको लेना है, और दोनों का डिफरेंस फाइंड कर देना। डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, माइनस कर दोगे। ये आपका यहाँ से इसका फॉर्मूला है, यहाँ से आप एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका भी ले लीजिए अभी, ओवर पोटेंशियल और ओवर पोटेंशियल का एग्जाम्पल। आगे देखो, इसमें आगे इसके बारे में एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। इसका मतलब ये है ये जो आपका ओवर पोटेंशियल है ना, ये डिपेंड करता है किस पर, एब्जॉर्प्शन पावर पर, मेटल सरफेस की एब्जॉर्प्शन पावर की। मेटल सरफेस कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। हाइड्रोजन गैस जो होती है आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है प्लेटिनम के सरफेस पर, ये मैं आपको एग्जाम्पल में ही बता रही हूँ कि, और इसका मीनिंग क्या है ये भी बता रही हूँ, ये तो आपको पता चल गया है। तो यहाँ से देखो जो आपकी ये सब चीज़ें हैं ना, ओवर पोटेंशियल है, ये आपकी डिपेंड करेगी एब्जॉर्प्शन पावर पर, कि मेटल का सरफेस कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम के सरफेस पर बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व हो जाती है, यानी कि प्लेटिनम का सरफेस हाइड्रोजन गैस को पी जाता है ना। बट क्या होता है, जिंक के सरफेस में और Hg के सरफेस में होती, तो ये भी एब्जॉर्ब है, ये भी एब्जॉर्ब करती हैं किसको, हाइड्रोजन को, पर ये एब्जॉर्ब करती हैं एक्सटर्नल एनर्जी मिलने के बाद। ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी मिलने के बाद ये एब्जॉर्ब करती हैं, हैज़ बीन रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन इट्स पोटेंशियल विल इंक्रीज। तो जब ये एक्सटर्नल एनर्जी मिलने के बाद इसको एब्जॉर्ब करती हैं तो इसकी वजह से किसके लिए, जिंक के सरफेस के लिए इनकी क्या, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है आपका नीचे आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, यहाँ से ये रहा, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये क्या है, ये बहुत सीधी सी चीज़ है। क्या है वो चीज़, हम दिखाते हैं क्या है वो सीधी सी चीज़। देखो, जब सर्किट जो होता है सेल का कहीं से ओपन हो जाता है, क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब देखो सेल किससे बनी होती है, दो हाफ सेल से बनी होती है। तब ईच हाफ सेल, हर एक हाफ सेल जो होगी वो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच आयंस का ट्रांसफर करना शुरू कर देगी। दोबारा बताऊं, सेल जो होते हैं दो हाफ सेल से बने होते हैं। अगर सेल में हम सर्किट ओपन कर दें, सेल का सर्किट हम ओपन कर दें, तब जो दोनों हाफ सेल होंगी वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में आयंस का ट्रांसफर स्टार्ट कर देंगी, यानी आयंस इधर उधर जाने स्टार्ट हो जाएंगे। और तब वहां पर आपका क्या होगा, पोटेंशियल क्रिएट होगा। किस पर पोटेंशियल क्रिएट होगा बेटा, इलेक्ट्रोड पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। और यही पोटेंशियल जो आपका आयन कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से क्रिएट हो रहा है, ये पोटेंशियल आपका कहा जाता है सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आ गई बात। दोबारा बता रही हूँ, क्या होता है इसमें, अगर
यहाँ पर सर्किट ओपन होने की वजह से हाफ सेल्स में आयंस का ट्रांसफर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच होना शुरू हो जाता है, तब वहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। और ये पोटेंशियल जो होता है, ऐसा जो पोटेंशियल होता है, ये आपका सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। ये आपका एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते हो, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, मेटल की नेचर पर डिपेंड करेगा, जो मेटल इलेक्ट्रोड में यूज़ किया गया, और टेम्परेचर पर ये डिपेंड करेगा। 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा ये। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे इसमें दिए हैं बेटा, मीजरमेंट दिया है। देखो यहाँ से हमने कहा ना कि एक्सपेरिमेंटली मीजर नहीं कर सकते, पर हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक मीजरमेंट दिया है, नर्स्ट इक्वेशन दी है इसके लिए। नर्स्ट इक्वेशन फॉर द मीजरमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मीजरमेंट के लिए नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है। नर्स्ट इक्वेशन क्या है? देखो 1889 में नर्स्ट नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल इलेक्ट्रोड की फाइंड करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल की फाइंड करने के लिए। तो उन्होंने ये रिलेशन दिया था। ये रिलेशन क्या है? यहाँ से E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस्ड एंड रिड्यूस्ड अपॉन ऑक्सीडाइज, या फिर इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी लिख सकते हो यहाँ से। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए बेटा, इन दोनों इक्वेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा, E क्या है, E0, ये तो फिर भी बताओगे, RT भी बताओगे, NF नहीं बताओगे। यहाँ पर क्या है वही बताएंगे हम अब आपको। ये रहे, E है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर जो कि आपका केल्विन में दिया जाएगा। किस में लिखोगे? केल्विन में। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज की, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, और F है यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका यहाँ से नर्स्ट इक्वेशन। अब आगे हम क्या करेंगे, बताओ क्या करने आया हमें आगे? हमें आगे देखना है इसको थोड़ा सा और। हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पोजीशन पर लेकर जाएंगे इसको, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए लेकर जाएंगे। मतलब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, सभी की वैल्यूज़ रख देंगे, जो आपके N है, F है, R है, T है, सबकी वैल्यू रखो और इनको सॉल्व करो। क्या करोगे? सॉल्व करोगे। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो फाइनल इक्वेशन आपकी ये बनकर आएगी। तो यानी कि आपको जो कुछ भी सॉल्व करना है सब इस इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। ये आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में एक रिएक्शन आपको दिख रही होगी, ये रिएक्शन आपने क्या करनी है, ये रिएक्शन नोट करो, पहले इस पूरे का स्क्रीनशॉट लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला है आपका ये, प्रोडक्ट है आपका ये, रिएक्टेंट है आपके ये। तो रिएक्टेंट में आपको क्या लेने, आयंस नहीं लेने। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वैल्यूज पुट करनी है। किसकी वैल्यू रखोगे? E निकालना है, E0। यहाँ पर एक तरीके से बेटा रिलेशन निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? रिलेशन निकल कर आता है। ये आपको वैल्यू दी है। N क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो N की जगह पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहाँ पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब हम क्या करते हैं, इसमें 1 मोलर के लिए लेते हैं। जब हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड इस पर आ रहे हैं इक्वेशन पर, तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर इनकी वैल्यू हम 1 मोलर लेते हैं। तो 1 मोलर के लिए इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसके लिए सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी के एग्जाम्पल है, ये आपका सेकंड एग्जाम्पल है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप करके देखना, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, या फिर वीडियो पॉज करो और नोट कर लो, टाइम सेव करो अपना। स्क्रीनशॉट लोगे फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा पहले था कौन सा बाद में था, दिक्कत हो जाएगी फिर तुमको, है ना। चलो अब आगे है इसमें बेटा ये क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। नर्स्ट इक्वेशन कैन बी अप्लाइड
टू फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल ऑफ गिवन सेल। नर्स्ट इक्वेशन जो है सेल पोटेंशियल, गिवन सेल की सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए भी अप्लाई की जा सकती है। कैसे करोगे? वो ऐसे करोगे, बिल्कुल यही होना है। आपको यहाँ पर बेटा रिएक्शन दी जाएगी, इसमें आपको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर हो रहे हैं वो लिखना है, और इसको बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पहले सॉल्व करते हैं ना 1 मोलर लेकर, ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं आपको एक बता रही हूँ, इसी तरीके से बाकी भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, Zn और Cu इन दोनों की वैल्यू 1 मोलर रखनी है, बाकी आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो यहाँ पर Zn पर, यहाँ पर कितने थे 0, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर n की वैल्यू आएगी 2। इसी तरीके से बाकी है, ये भी आपके इसी तरीके से होंगे। आप इनका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका भी लीजिए। नेक्स्ट है इसमें आपका मीजरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कैसे मीजर कर सकते हो बेटा, इसका बहुत ही सामान्य सी चीज़ है। क्या है वो चीज़, मैंने आपको जब इसमें हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी ना इस बुक के बारे में, तब बताया था आपको बेटा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, वो होती है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के रेशो के इक्वल होती है। देखो, Nernst equation can be used for the measurement of equilibrium constant of a given reaction, क्योंकि ये क्या होता है, रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप P अपॉन R की जगह पर क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप P अपॉन R की जगह पर K लिख सकते हो। और अगर आपको यहाँ से क्या दिया जाए, अगर आपको यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी जाए और तब आपको यहाँ से E की वैल्यू फाइंड करने को बोला जाए, तब आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ से आप इसके सेकेंड एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन। इसमें थर्ड इक्वेशन बहुत ही आसान है। वो थर्ड इक्वेशन किसके लिए, थर्ड इक्वेशन के लिए मीजरमेंट करना है हमें पीएच वैल्यू के लिए। नर्स्ट इक्वेशन यूज करके हम पीएच वैल्यू जो होती है एसिडिक सॉल्यूशन की, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में बेटा जो H+ आयन होते हैं ना, वो रिड्यूस कुछ इस तरीके से होते हैं। कैसे होते हैं, H+ आयन 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से क्या बनेगा, हाफ H2 बनेगा, या फिर ये क्या होता है H बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर एक सिंगल H बच जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या होता है, ये रिड्यूस हो जाता है। अब हम क्या लगाएंगे, नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रखेंगे, और यहाँ पर किसके लिए करेंगे, 1 मोलर के लिए करेंगे। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बाय कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन फाइंड कर कैलकुलेट करके आप पीएच सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई ये तीनों चीज़ें। एप्लीकेशन मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको नर्स्ट इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बेटा न्यूमेरिकल लगने को लग जाते हैं इसमें, अगर आपने स्क्रीनशॉट ना लिया हो नर्स्ट इक्वेशन का, आप इक्वेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर आपका बेटा एक दो टॉपिक बच जाते हैं, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज हम इसमें इतना नहीं करेंगे, वरना आज के लिए बहुत खिचपिच हो जाएगी। फिर आप बोलोगे कि ये तो औच पौच हो गया, यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया, यहाँ से एप्लीकेशन पर आ गए हैं। हाँ, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ये सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन, और ये है आपकी थर्ड एप्लीकेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप इंस्टाग्राम पर क्लियर कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी देते हैं हम आपको। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर मैसेज करके आपके जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। और बाकी जो आपके टॉपिक्स रह जाते हैं वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।